अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिया अफरीद का चौथा और आखिरी हिस्सा पेशे खिदमत है। सुबह घोड़े की लाश को सहन से हटा दिया गया। मैंने काले चीते के पंजों का ताक़ुब करने की कोशिश की, लेकिन गांव से बाहर पथरीला इलाका शुरू होते ही निशान गायब हो गए। इसलिए मुझे नाकाम व नामुराद वापस लौटना पड़ा। तौकीर अभी तक सोया हुआ था और तुर्बत सिंह घोड़े की लाश को दफनाने में मसरूफ़ था। एकाएक गांव की जानिब से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने फुर्ती से अपनी राइफ़ल उठाई और गांव की जानिब भाग खड़ा हुआ। अभी मैं गांव से कुछ दूर था। मैंने तुर्बत सिंह को अपनी जानिब आते हुए देखा। वो चिल्लाते हुए मुझसे मुखातिब था, साहब, काले जानवर की रूह ने गाँव के 15 साला लड़के पर हमला कर दिया है। वो दोनों मवेशी के बाड़े में बंद है। मुझे उसकी बातों की कुछ समझ नहीं आई, लेकिन समझने का वक्त नहीं था, इसलिए मैंने उसे बाड़े की जानिब चलने का हुक्म दिया और ख़ुद भी उसके पीछे चल पड़ा। जानवरों का बाड़ा मतरू वर्से की सूरत इख्तियार कर चुका था। वहाँ जानवरों को बांधने के बजाय अब उनके खुश्क चारों का अंबार रखा जाता था। जब हम वहाँ पहुँचे तब आधे से ज़्यादा गांव के लोग बाड़े की लकड़ी की खस्ता इमारत के सामने मौजूद थे। मुझे देखते ही मजमा काई की मानी छटने लगा। मेरे सामने बाड़े का दरवाज़ा मौजूद था, जिसे बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। मुझे गांव वालों की बेहिसी पे सख्त गुस्सा आने लगा। उन्होंने 15 साला लड़की की मदद करने के बजाय उसे आदमखोर जानवर के साथ बाड़े में बंद कर छोड़ा था। तुर्बत सिंह, मैंने गुस्सीले लहजे में उसे पुकारा। वो चिराग के जिन की मानिंद मजमे में से बाहर आ गया। क्या बाड़े के पिछले हिस्से पे कोई खिड़की या रोशनदान मौजूद है जिस पर चढ़कर हालात का जायज़ा लिया जा सके? जी साहब, वहाँ एक रोशनदान मौजूद है, लेकिन है थोड़ा ऊंचाई पे। मैं सीढ़ियाँ लाता हूँ। वो फिर मेरे सवाल का मकसद जान गया, इसलिए फुर्ती के साथ गाँव की तरफ भाग गया। इसे आने में 5 मिनट से भी कम अरसा लगा। इस दौरान मैं अपनी राइफ़ल का मुआयना करने के बाद उसे पट्टे की मदद से कमर की जानिब लटका चुका था। सीढ़ी को रोशनदान के साथ लगाया गया और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। चीते की गुर्राहट और आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे जाहिर होता था कि बच्चा अभी इसकी दस्तरस से बाहर है। आनन फानन मैंने रोशनदान तक पहुंच गया। वहाँ कोई शीशा या रोशनदान का मुख्तसर दरवाज़ा मौजूद नहीं था, बल्कि लकड़ी की दीवार को काट के रास्ता बनाया गया था। मैंने हाथों से दीवार को थामा और एहतियात के साथ बाड़े के अंदर झांका। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अंधेरा गंभीर था, लेकिन कुछ ही देर में मेरी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो गईं। अंदर का मंजर दिल हिला देने वाला था। बाड़े के चारों दीवारों के साथ खुश्क घास का अंबार लगा हुआ था। चीता दरमियान की खाली जगह पे मौजूद था, लेकिन लड़का वहाँ नहीं था। लड़का छत के दरमियान लटकी हुई रस्सी के साथ लटक रहा था। वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, मुझे बआसानी मालूम हो गया। वो पहले खुश्क घास के अंबार पे चढ़ा, फिर छलांग लगा के रस्सी के साथ लटक गया। इससे गलती ये हुई कि इसने गलत दीवार का इंतखाब किया था। अगर वो रोशनदान की जानिब वाली दीवार का इंतखाब करता तब बआसानी खुश्क घास पर चढ़कर रोशनदान के ज़रिए बाहर निकल सकता था। रही चीते की बात, तो जानवरों को खुदा ने अकल जैसी नेमत से नहीं नवाजा, वरना वो भी बआसानी खुश्क घास पे चढ़ के छलांग लगा के लड़के को काबू कर सकता था। लेकिन सोचने की हिस्स से महरूम होने की वजह से वो कमरे के दरमियान खाली जगह पे खड़ा गुर्रा रहा था। वक्फन फ़वक्तन वो छलांग लगा के रस्सी के साथ लटके लड़के को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो काफ़ी ऊंचाई पर था। मैंने राइफ़ल की नाल को रोशनदान के अंदर दीवार के साथ लटकाया और निशाना बांधने लगा। सिया चीता मेरी राइफ़ल की नाल के दरमियान में घास का ढेर हाइल था, लेकिन चीते का सर साफ दिखाई दे रहा था। मैं अगर चाहता तो बआसानी निशाना लेकर उस पर फायर कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तहरीर के शुरू में बता चुका हूँ, मैं बाकायदा शिकारी नहीं हूँ।
अगर निशाना चूक जाता तब चीता गुस्से के आलम में इंतहाई कदम उठाने से गुरेज ना करता। हो सकता था कि वो अपना तमाम गुस्सा लड़के के ऊपर उतारता और जोश के आलम में छलांग लगा के इसे नुकसान पहुंचा देता, लेकिन इस मसले का दूसरा हल क्या हो सकता था? मैंने बाड़े का जायज़ा लिया। दरवाज़ा और रोशनदान के अलावा बाहर निकलने का या फिर अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। चीते ने दोबारा छलांग लगाई और एक पाँव ऊपर करके लड़के को पकड़ने की कोशिश की। लड़के ने घबरा के अपने पाँव ऊपर खींच लिया। चीता दोबारा नीचे जा गिरा। इस छलांग के दौरान मैं फासले का तयन कर चुका था। लड़के और चीते की छलांग के दरमियान फासला कुछ ज़्यादा नहीं था। चीता अगर पूरी कुव्वत सिर्फ करके छलांग लगाता तो थोड़ी मेहनत के बाद लड़के को पकड़ सकता था। अब या तो वो लड़के के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेल रहा था या फिर इसका पेट भरा हुआ था, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करने से गुरेज कर रहा था। चीते के ज़मीन पे गिरते ही लड़के ने रस्सी को थामा और रस्सी पर जोर देके कुछ और ऊपर छत के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। तब बिल्कुल अचानक ही मेरे दिमाग में तदबीर उभरी। मैंने बाड़े की छत का मुआयना किया और फुर्ती के साथ अपनी राइफ़ल संभाल के नीचे उतरने लगा। नीचे तुरबत सिंह के अलावा तमाम गांव तमाशाई बना मुझे सीढ़ियों से नीचे उतरते देख रहा था। मैंने ज़मीन पे पाँव रखते ही तुरबत सिंह से मुखातिब होकर कहा, फ़ौरन जाओ और 2-3 आरियां लेके वापस आओ। हमें बाड़े की छत को काटना होगा। लड़का छत के साथ बंधी रस्सी को थाम कर लटका हुआ है। तुमने रस्सी के बाएं जानिब छत के तख्ते को काटना है ताकि लड़के कटे हुए हिस्से से बाहर आ सके। तुरबत सिंह ने असबाब में सर हिलाया और गांव की जानिब भाग खड़ा हुआ। मैंने दोबारा रोशनदान का रुख किया ताकि अगर कोई ख़तरे की बात हो तो लड़के की मदद की जा सके। तुरबत सिंह 5 मिनट के बाद वापस आया। इसके पास बड़ी बड़ी 3 आरियां मौजूद थीं। इसके अलावा एक लकड़ी की सीढ़ी और भी इसके साथ थी। इसने सीढ़ी को बाड़े की दीवार के साथ लगाया और अपने 2 आदमियों को लेके बाड़े की छत पे चढ़ गया। मैंने इसे एहतियात के साथ काम करने की तलकीन की। ज़्यादा शोर शराबा चीते को मुश्तिल कर सकता था। इसके बाद मैंने अपनी आँखें चीते के चेहरे पर मरकूज़ कर दी। वो अब भी राइफ़ल की जर्ब में था। मैं ये बताना भूल गया कि बाड़े की छत लकड़ी के मजबूत तख्तों पे मुश्तमिल थी जिन्हें बआसानी काटा जा सकता था। मैंने इशारे के साथ तुरबत सिंह को 25 नंबर की लकड़ी को काटने का हुक्म दिया, क्योंकि मेरी जानिब से लड़के की लकड़ी का नंबर 24 था, यानी इसके साथ वाली लकड़ी उखाड़ने वाली थी और वो बआसानी लकड़ी खुलने वाली खला से बाहर निकल सकता था। तुरबत सिंह और इसके साथ मौजूद दोनों आदमियों ने अपने काम का आगाज़ कर दिया। उन्होंने हथौड़ी और बच्ची के ज़रिए पहले मुख्तसर सुराख किया, फिर आरी के ज़रिए लकड़ी को काटने लगे। मेरी निगाहें चीते पे मरकूज़ थीं और उंगलियां ट्रिगर के घोड़े पे साख थीं। इसके किसी भी गलत इक़दाम को रोकने के लिए मैं तैयार था, लेकिन इसने सिवाय छलांगे लगाने के और कोई नुकसानदा हरकत नहीं की। अभी तक मैं इसकी निगाहों से पोशीदा था, इसलिए इसने भी तमाम तवज्जो लड़के पर रखी हुई थी। मेरी भी मुकम्मल कोशिश यही थी कि वो मेरी मौजूदगी महसूस ना कर सके। छत पर मौजूद तुरबत सिंह और इसके साथियों ने लकड़ी को बआसानी काट लिया। वो लकड़ी के टुकड़े को थाम कर इसके मुख्तलिफ हिस्सों को काटने में मसरूफ़ थे। मैंने चेहरा ऊपर करके उन्हें तलकीन की कि लकड़ी नीचे बाड़े के फर्श पे ना गिरने पाए। तुरबत सिंह ने सर असबाब में हिलाया। वो दोबारा लकड़ी काटने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि मैंने तुरबत सिंह से बातचीत बहुत आहिस्ते आवाज़ में की थी, लेकिन ना जाने कैसे मेरी आवाज़ चीते तक पहुंच गई। अब की दफ़ा जब मैंने बाड़े के अंदर झांका तब वो खूनख्वार निगाहों से मुझे घूर रहा था। मेरे खुदा, इसकी खूनख्वार निगाहों को जब मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने फ़ौरन राइफ़ल के घोड़े पे गिरफ्त मजबूत कर दी। इसने कमान से निकले हुए तीर की मानिंद छलांग लगाई और हवा में उड़ता हुआ मेरी जानिब आया।
इसके पाँव खुश्क घास पे न लगने पाए थे कि मैंने घोड़ा दबा दिया। ज़ोरदार धमाके की आवाज़ से बाड़ा गूंज उठा। चीते ने कलाबाजी खाई और उलट के पीछे बाड़े के फर्श पे जा गिरा। अभी वो संभलने न पाया था कि छत का वो तख्ता जिसे तुर्बत सिंह और इसके आदमी काटने में मसरूफ़ थे, धमाके के साथ चीते के जिस्म पे आ गिरा। चीता बदहवास हो गया। मेरी राइफ़ल से निकली गोली इसके दाएं कंधे पे लगी थी। वहाँ से खून निकलकर बाड़े के फर्श को भिगो रहा था। मैंने चिल्लाते हुए तुर्बत सिंह से मुखातिब होके कहा, फौरी नीचे रस्सी फेंको और लड़के को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश करो। तुर्बत सिंह ने फ़ौरन रस्सी को नीचे लटकाया। इतनी देर में चीता उठने में कामयाब हो गया, लेकिन इसमें अब पहले जैसी फुर्ती बाकी नहीं रही थी। मैंने दोबारा निशाना लिया और फायर कर दिया। एक मरतबा फिर बाड़े का माहौल धमाके की आवाज़ से गूंजा, लेकिन गोली निशाने पे ना लग सकी। चीते ने रोशनदान के मुखालिफ सिंध वाली दीवार पे छलांग लगाई और घास पे चढ़ने के बाद लड़के की जानिब देखने लगा, जो बाड़े के दरमियान में लटकी हुई रस्सी को पकड़ने की कोशिश में मसरूफ़ था। मैं इस पे फायर करने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि अब दरमियान में लड़का मौजूद था। गोली इसमें ज़ख्मी कर सकती थी, लेकिन अगर हालात लड़के के हक़ में ना रहते तब भी गोली चलाने का रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। फिर मेरे देखते ही देखते चीते ने छलांग लगाई और लड़के के जिस्म के साथ लिपट गया। इतनी देर में लड़का बाड़े वाली रस्सी को छोड़कर इस रस्सी को थाम चुका था जिसे तुर्बत सिंह ने नीचे लटकाया था। लड़के के दिल जोर चीखों से बाड़ा गूंज उठा। चीते के लड़के के साथ लिपटने में तुर्बत सिंह के हाथों में पकड़ी हुई रस्सी तन गई। लड़के के जिस्म का बोझ ही क्या कम था, ऊपर से चीते के सेहतमंद जिस्म का बोझ भी। वो रस्सी को थाम के ज़्यादा अरसा बैठा ना रह सका। रस्सी इसके हाथों से छूट गई। लड़का और चीता दोनों धमाके के साथ बाड़े के फर्श पे जा गिरे। मैंने फ़ौरन राइफ़ल को बाड़े में मौजूद खुश्क घास पे फेंका और उछल के रोशनदान के दीवार पे चढ़कर अंदर छलांग लगा दी। घास पे कदम रखते ही मैंने फुर्ती के साथ राइफ़ल उठाई और इसका रुख चीते की जानिब कर दिया, जो नीचे गिरते ही उठकर दोबारा लड़के के जिस्म से लिपट चुका था। लड़का बुरी तरह चिल्ला रहा था। तुर्बत सिंह और उसके साथी लकड़ी के टूटने से होने वाले शिगाफ से अंदर तमाशा देखने में मसरूफ़ थे। इनकी सोच तकरीबन मफलूज हो चुकी थी। अगर ना भी होती तो उनमें इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि लड़के की मदद कर सकते। मैंने खुश्क घास से नीचे फर्श पे छलांग लगाई और राइफ़ल मेरे हाथों में थी, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की नौबत बाकी नहीं थी। चीता लड़के को ज़मीन पे गिरा चुका था। अब इसकी गर्दन में अपने दांत पेवस्त करने की कोशिश में मसरूफ़ था। लड़के का जिस्म खून में नहाया हुआ था। मैंने घबरा के राइफ़ल को पिछली साइड से पकड़ा और चीते के जिस्म पे वार करना शुरू कर दिए। पहली ज़रब इसकी कमर पे लगी, जो ज़्यादा कारी साबित ना हो सकी, लेकिन दूसरी ज़रब चीते के सर पे लगी और वो बिलबिला के मेरी जानिब मुड़ गया। मैंने फुर्ती के साथ राइफ़ल को सीधा किया, लेकिन कामयाब ना हो सका। वो अपने भारी वजूद के साथ मेरे ऊपर आ गिरा। मेरे हाथों से राइफ़ल दूर जा गिरी और मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। शायद मेरा आखिरी वक्त आ चुका था। मैंने ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कहीं करीब किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे चीते का बदबूदार मुंह अपनी शहरक की जानिब आता हुआ महसूस हुआ। इसके गीले दांतों में का सख्त लम्स मैंने अपनी गर्दन पर महसूस किया, लेकिन अचानक इसके जिस्म में हलचल पैदा हुई। फिर इसके गुर्राने की आवाज़ से बाड़ा गूंज उठा और वो मेरे जिस्म से हट गया। मैंने गर्दन घुमा के दाईं जानिब देखा तो तोकीर हाथों में लंबा चाकू थामे खड़ा था और चीता ज़मीन पे गिरा बुरी तरह तड़प रहा था। इसके सर से खून बहकर बाड़े की कच्ची ज़मीन को भिगो रहा था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, इसकी आँखों का काफ़ी हिस्सा फट गया था। वो शदीद कर्ब में था। मैंने ज़मीन पे गिरी हुई राइफ़ल उठाई और लगातार 3-4 गोलियां इसके जिस्म में उतारती। इसके जिस्म में थरथरी पैदा हुई। सर एक जानिब लग गया। ये भी अल्लाह का शुक्र कि नौजवान लहूलुहान होने के बावजूद ज़िंदा था। गांव वालों ने मुझे और तौकीर को अपने कंधों पर ज़बरदस्ती उठा लिया। इन गुज़िश्ता चंद वाक़यात की बदौलत मैं चकोरी गांव का हीरो बन गया, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वो मुझे पूछने लगे,
मेरे मकसद की कामयाबी के लिए ये बात मुफीद थी। मैंने 5 से 7 बजे तक इस्लामी तालीम का क्लासों का आगाज़ कर दिया। अल्लाह ताला सुबहाना का लाख लाख शुक्र है कि चंद दिनों की मेहनत से मुझे बेहद कामयाबी नसीब हुई। तकरीबन 15 आदमियों ने मेरे हाथों पे इस्लाम कबूल किया, जिनमें सर फहरिस्त नाम तुर्बत सिंह का था। इसका नाम इस्लामी मैंने फ़ज़ल अहमद रखा। इशा की नमाज का वक्त होने वाला है और मैंने वज़ू नहीं बनाया। अपनी तहरीर को अख्ताम पे पहुँचाने से पहले ये भी बताता चलूँ कि पहाड़ों में बड़े अजदे का भेद भी कुछ दिन चकोरी गांव में रहने की बदौलत फाश हो गया। वो दरअसल एक साधु की शरारत थी जो चकोरी गांव से कुछ दूर दूसरे गांव का रहने वाला था। मैंने इसे रात के करीब पहाड़ी के गिर्द घूमते हुए पकड़ा। तब उसने तमाम कहानी शुरू से आखिर तक सुनाई, जो कुछ यूँ थी। उसका कहना था कि अगर 100 साल ज़िंदा रहने वाले अजदे को पकड़ के जलाने के बाद इसका राख सुरमा बना के आँखों में लगाया जाए, तब ज़मीन के नीचे पोशीदा ख़जानों का सुराग हासिल हो सकता है। पहली दफ़ा जब इसने दरख्तों को आग लगाई तब आग जल्द ही बुझ गई और अजदा ज़िंदा बच गया, लेकिन दूसरी दफ़ा आग से बच ना सका और जल के राख हो गया। अभी वो राख को संभाले नहीं पाया था कि गांव के लोग जंगल में पहुंच गए और इसे फ़रार होना पड़ा। लेकिन गांव वालों के चले जाने के बाद वो दोबारा वहां आया और जले हुए अजदे की राख उठाकर अपने गांव की जानिब चल पड़ा। जब मैंने इससे पूछा कि राख को आंखों में लगाने से ज़मीन में पोशीदा ख़जाने का सुराग दिखाई दिया, तब वो निहायत मासूमियत से बोला, नहीं साहब, वो अजदा भी 100 साल का अरसा मुकम्मल नहीं कर सका था और मैंने इसे पहले ही जला दिया। फिर ये राज भी हल हो गया। लेकिन 2 बातें आज भी मेरे दिमाग में टेक्निक खटकती हैं। पहली बात ये कि आदमखोर पहाड़ी के पास बच्चे को उठाकर ऊपर गार की जानिब लेकर गया था, तब इसके चढ़ने के निशान नहीं पाए गए, हालांकि नीचे उतरते हुए निशान मौजूद थे। और दूसरी बात, हल का रेस्ट हाउस वो वाकई आसिफ ज़दा था, लेकिन तौकीर वाला वाक़ये के बाद जब आसिफ को अपनी दाल गद्दी नज़र नहीं आई, तब वो चुपके से फरार हो गया। इसने हमें दोबारा तंग करने की कोशिश नहीं की। मैंने वहाँ कम और बेश 7-8 महीने गुजारे, लेकिन कोई ख़तरे की बात वक़ूअ पज़ीर नहीं हुई। उशा की नमाज का वक्त हुआ जा रहा है और मैंने अभी तक वज़ू भी नहीं किया है, इसलिए तहरीर का इख्तिताम करता हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।